हेडिंग तो बेटा एनर्जी। लास्ट क्लास वी डिस्कस वर्क एंड पावर। और हमने लास्ट क्लास में एक बात बोली थी कि जो वर्क है और एनर्जी है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। एंड कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज द एनर्जी possessed बाय द बॉडी। So what do you mean by energy? It is defined as the capacity or ability of a body to do work. अब ये जो एनर्जी है इसको अगर आप एसआई यूनिट में कैलकुलेट करो तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जाउल। बट देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन डेली लाइफ हैव डिफरेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं हीट, तो व्हेन वी टॉक अबाउट हीट एज एन एनर्जी, तो जो हम डेली लाइफ में हीट के लिए यूनिट यूज करते हैं दैट इज कैलोरीज। एंड 1 कैलोरी इज 4.186 और 4.2 जाउल्स। तो ये जो 4.186 जाउल है इसको आप सिंपली 4.2 जाउल्स प्रैक्टिकली लिख सकते हो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो जब भी हम हीट की बात करते हैं तो हम डेली लाइफ में हीट एनर्जी को कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं वो उस बेसिस पे है कि हमने कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की है। एंड योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज अ यूनिट ऑफ किलो वॉट आवर। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं यूनिट दैट इज किलोवाट आवर। एंड 1 किलोवाट आवर इज नोन एज 1 यूनिट of electric energy, and 1 unit of electric energy is 3.6 into 10 raised per 6 joules. तो जो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू है वो 3.6 इंटू 10 raised per 6 जाउल्स है। तो यहाँ पे देखो ये जो आपके पास गिवन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं है सबकी एसआई यूनिट जाउल ही। अगर मैं कहूँ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी तो दैट इज जाउल। अगर मैं कहूँ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज जाउल। एसआई यूनिट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी दैट इज जाउल। लेकिन प्रैक्टिकली हम डेली लाइफ में अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जीज को अलग अलग वेज में निकालते हैं। एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी विच वी यूज प्रैक्टिकली इज इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इलेक्ट्रोवोल्ट इज योर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जब आप एटम्स को स्टडी करते हो, न्यूक्लियाई को पढ़ते हो, एटम्स की आप अगर गिवन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहा है उसकी एनर्जी को स्टडी करते हो, तो वो जो एनर्जीज हैं दे आर कैलकुलेटेड इन इलेक्ट्रोवोल्ट्स। उनको हम किस में कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रोवोल्ट में कैलकुलेट करते हैं। एंड 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज 1.6 10 raised per -19 joules. So this is the SI unit of 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये जो यूनिट्स हैं जो हमने अभी लिखी हैं ये याद रखनी है, बिकॉज हमने इनको कहीं ना कहीं अपने आने वाले सिलेबस में यूज करना ही है। हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को, एंड एटॉमिक लेवल पे तो ये जो इलेक्ट्रोवोल्ट है वो तो आपने केमिस्ट्री में यूज किया भी हुआ है। जब आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी करते हो तो वो -13.6/n² इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी है इन अ गिवन शेल। नाउ वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। हमारे पास जो एनर्जीज हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में है। बट वील बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर मैकेनिकल एनर्जी। हम इस चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। And mechanical energy is that energy which is possessed by body by virtue of its position, configuration and motion. क्योंकि हमने अभी तक जो भी पढ़ा है वो पढ़ा है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में हमने बॉडी की पोजीशन को स्टडी किया है, बॉडी के मोशन को स्टडी किया है। दैट एनर्जी which is associated with the motion of a body, that is kinetic energy. तो वो एनर्जी जो बॉडी के मोशन के साथ एसोसिएटेड है वो काइनेटिक एनर्जी। एंड द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन ऑफ द बॉडी, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी।
तो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वील बी स्टडिंग टू मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और वो जो दो मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं वो कौन कौन सी हैं? वन इज योर काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर इज योर पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन ऑफ द बॉडी. अच्छा, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वील बी डिस्कसिंग काइनेटिक एनर्जी इन डिटेल. So kinetic energy is the energy possessed by body by virtue of its motion. तो वो एनर्जी जो बॉडी अपने मोशन के कारण पोजेस कर रही है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे. और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है. तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक बॉडी है. वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m एंड राइट नाउ द बॉडी इज एट रेस्ट एंड बॉडी इज एट पॉइंट ए. तो बॉडी है, उसका मास m है, बॉडी राइट नाउ पॉइंट ए पे है, एंड वी अप्लाई अ फोर्स F ऑन द बॉडी. हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं एंड दिस फोर्स इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. नेट फोर्स का मतलब देखो बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है अपवर्ड्स, आपने फोर्स लगाई, नीचे फ्रिक्शन है, तो बहुत सारी फोर्सेस बॉडी पे लग रही होंगी. वो सारी फोर्सेस का जो नेट आंसर आया वो ये F है. और अगर बॉडी में नेट फोर्स आएगी तो फिर क्या होगा? अगर बॉडी में नेट फोर्स आएगी तो बॉडी के अंदर मोशन आएगा, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आएगी. तो अगर बॉडी के अंदर नेट फोर्स डेवलप होगी तो यहाँ पे ये जो F है, ये जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का नेट रिजल्ट है. तो दिस इज योर नेट फोर्स और दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, एंड दिस रिजल्टेंट फोर्स विल जनरेट मोशन इन द बॉडी. क्योंकि बॉडी रेस्ट पे थी, अब बॉडी में मोशन आ गया, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, एंड बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड अंडर दिस फोर्स, एंड लेट अस से द बॉडी covers a displacement S and travels from A to B under the force. मतलब फोर्स कंटिन्यूसली बॉडी पे लग रही है. तो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स बॉडी इज मूविंग and it has been displaced by S from A to B. So what we observe is that under action of force, the body is displaced by S. तो फोर्स के अंडर थ्रू आउट ये फोर्स लगती जा रही है, और अंडर दिस फोर्स द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट S. नाउ दिस फोर्स कैन बी कांस्टेंट, दिस फोर्स कैन बी वेरिएबल. मतलब ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट भी हो सकती है, ये फोर्स वेरिएबल भी हो सकती है. मतलब आप फोर्स लगा रहे हो, बॉडी आगे जा रही है, हो सकता है कि ये फोर्स की वैल्यू चेंज भी कर रही हो, और ये भी हो सकता है कि ये फोर्स कांस्टेंट हो. नाउ इफ आई टेक अ स्मॉल पोर्शन, अब मैं एक छोटा सा पोर्शन लेता हूं, मैं यहाँ पे ये एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ. ये मैंने ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लिया फ्रॉम P टू Q. तो आई टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट. बॉडी मूव कर रही है और मैंने बॉडी के मोशन के दौरान ये एक छोटा सा पीस उठाया, स्मॉल पोर्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, एंड हेयर द फोर्स एक्टिंग इज F. यहां पे जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है? F. देन योर स्मॉल वर्क डन, then your small work done in portion PQ. अगर मैं PQ पोर्शन जो मैंने लिया है, ये जो छोटा सा मैंने रीजन लिया है, मैं अगर ये छोटे से रीजन पे स्मॉल वर्क डन निकालूं, तो व्हाट आई विल नोटिस इज दैट स्मॉल वर्क डन बाय डेफिनेशन विल बी इक्वल टू F डॉट ds. हमने लास्ट क्लास में कहा था कि वर्क डन के दो फॉर्मूले हैं, एक है F डॉट S. ये हम कब लगाएंगे? जब हमारी फोर्स जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट. और फिर हमने कहा था कि अगर बाय चांस आपकी फोर्स थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं है तो पहले क्या करो, एक स्मॉल पोर्शन का वर्क डन निकालो, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकालो.
और फिर उसको थ्रू आउट इंटीग्रेट करो। ये चीज आप कब करोगे? जब आपकी जो फोर्स है वो वेरिएबल है, या आप तब करोगे जब फोर्स वेरिएबल है। अब मेरे को नहीं पता मेरी फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर आपको नहीं पता आपकी फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल है, तो फिर आप ये वाला मेथड लगाओ। ये एवरी टाइम ट्रू है। एवरी टाइम कैसे ट्रू? अगर आपकी ये फोर्स कांस्टेंट हुई, सपोज ये फोर्स कांस्टेंट हुई, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट चीज तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। एंड व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ डी एस? एस तो ऊपर वाला रिलेशन बन जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर मैं स्मॉल वर्क डन निकाल के इंटीग्रेट करूंगा, तो चाहे मेरी फोर्स कांस्टेंट हो चाहे मेरी फोर्स वेरिएबल हो, आंसर मेरा दोनों केस में सेम आएगा। इसलिए मैं ऐसे लेके चल रहा हूं। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये जो गिवन वर्क डन है, ये आ गया एफ इंटू डी एस इंटू कॉस जीरो। बिकॉज आप ध्यान से देखो, आप जो फोर्स लगा रहे हो और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। तो आपके पास ये जब डॉट प्रोडक्ट करते हो, दैट इज एफ मैग्नीट्यूड एस मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। फिगर में हमने शो किया हुआ है, जहां हम जा रहे हैं उधर ही फोर्स लग रही है। तो हेयर योर गिवन वैल्यू इज एफ इनटू डी एस। नाउ व्हाट इज दिस एफ? दिस इज नेट फोर्स, एंड नेट फोर्स according to Newton law will be ma. Net force is rate of change of momentum of a body, and if mass of the body remains constant, then it is ma. And what is this ma? Ma is dv by dt. a की वैल्यू जो होती है वो dv by dt। तो मैं यहां पर वर्क डन इज ma इंटू डी एस। एम ए को मैंने लिख दिया dv by dt इंटू डी एस, and this work done is m into ds by dt into dv। मैंने क्या किया, ये देखो, ये ds और ये dt, इनको एक दूसरे के नीचे लिख दिया। नाउ व्हाट इज ds by dt? इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बॉडी की क्या आ गई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बॉडी की वेलोसिटी आ गई। तो फ्रॉम हेयर व्हाट यू गेट इज दैट दिस स्मॉल वर्क डन विल बी m into v into dv। तो अगर आप नोटिस करो तो आपने ये स्मॉल वर्क डन निकाल लिया कि बॉडी के ऊपर जो स्मॉल वर्क डन हो रहा है इन पोर्शन पी क्यू, वो ये है। नाउ लेट अस से व्हेन द बॉडी वाज एट रेस्ट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली जीरो, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे। और जैसे जैसे बॉडी आगे जा रही है एक्सेलरेट कर रही है, और अगर एक्सेलरेट कर रही है हर टाइम उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? चेंज। लेट अस से जब बॉडी ये पॉइंट बी पे पहुंची है, उस टाइम बॉडी की वेलोसिटी है v। हर वक्त बॉडी की वेलोसिटी बदल रही है, और जब बॉडी पॉइंट बी पे पहुंची है उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या है? v। एंड आई वांट टू फाइंड द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो इफ आई वांट टू फाइंड वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज फ्रॉम रेस्ट टिल द बॉडी एक्वायर्स अ वेलोसिटी v। तो ए टू बी का मतलब फ्रॉम रेस्ट टिल body acquires velocity v। तो work done from rest till the body acquires velocity v, ये आपके पास WAP वर्क डन हो गया। और ये WAP वर्क डन क्या होगा? ये जो आपने स्मॉल वर्क डन निकाला इसका इंटेग्रल। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे mv/dv, तो आप ध्यान से देखो, ये जो dv है, ये dv की लिमिट्स पुट करनी है। तो इनिशियली आपकी वेलोसिटी की लिमिट क्या होगी? जीरो, क्योंकि आप रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हो। और फाइनली आपकी वेलोसिटी की लिमिट क्या होगी? v, क्योंकि आपकी अब राइट नाउ वेलोसिटी v है। सो हेयर व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज दैट m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ v dv, लिमिट्स 0 to v। हाँ जी, इंटीग्रल ऑफ x dx, x स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रल ऑफ x रेस पर n dx इज n रेस पर 1 ओवर n रेस पर 1। तो x की पावर n+1 ओवर n+1, यहाँ पे पावर 1 है। तो हमारे पास जो गिवन वर्क डन का रिलेशन आया, दैट वर्क डन विल बी m
इंटू वी स्केयर बाय 2 लिमिट्स 0 to v, और ये सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू है दिस कम्स आउट टू बी हाफ एम वी स्केयर. तो वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी बी, आप बॉडी को रेस्ट से वेलोसिटी बी तक लेके आए, तो बॉडी के ऊपर जो वर्क डन हुआ वो कितना आया, हाफ एम वी स्केयर. नाउ दिस वर्क डन is stored, this work done is stored in body in form of kinetic energy. क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि वर्क जब किसी बॉडी पे करोगे तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी. अब आप वर्क कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, इस ब्लॉक पे, और इस ब्लॉक के अंदर अब एनर्जी स्टोर हो रही है. और हमने कल एक और बात कही थी, टाइप ऑफ वर्क विल डिसाइड द टाइप ऑफ एनर्जी. और टाइप ऑफ वर्क क्या है, ये जो आपका वर्क है ये नेट फोर्स वाला वर्क है. नेट फोर्स से क्या आती है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन से क्या होता है, मोशन, बॉडी का मोशन बढ़ता है. तो ये जो वर्क है ये बॉडी में मोशन ला रहा है. सो दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ दैट एनर्जी विच इज प्रोड्यूसिंग मोशन, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. So what we get is that your kinetic energy possessed by a body will be equal to half mv square, where what is m? M is mass of the body. What is v? Magnitude of velocity. It is the magnitude of the velocity at a given instant. मतलब एक given instant पे जो भी body का magnitude of velocity होगा उससे body की kinetic energy decide हो जाएगी. तो ये हमारे पास जो m है that is your mass of body and this v is your magnitude of velocity at given instant. It is the magnitude of velocity at given instant. हाँ जी, देखो ये बात क्लियर है. और ये याद रखना है कि एनर्जी इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी. तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन कभी नहीं लेने वाला. तो अगर कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन बदल भी रही होगी तो मुझे मैटर नहीं करता. मेरे को सिर्फ क्या लेना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड. मेरे को लेनी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड. राइट नाउ बॉडी में कितना मोशन है, राइट नाउ बॉडी की कितनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, दैट हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी. हाँ जी, क्लियर है ये. दिस डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पीछे बोला था कि वर्क और एनर्जी आपस में इंटर रिलेटेड है. और फिर हमने क्या बोला था कि जब आप वर्क करोगे आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, आप जिस बॉडी पे वर्क करोगे उस बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी. अब आप एक बॉडी पे वर्क कर रहे हो, उस बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है. और फिर हमने कहा था टाइप ऑफ वर्क विल डिसाइड द टाइप ऑफ एनर्जी. आप जिस टाइप का वर्क करोगे उस टाइप की एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर होगी. तो ये जो बात हमने बोली, अगर हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं ये वर्क एनर्जी थ्योरम. तो हम यहाँ पे मैथमेटिकली शो करेंगे दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी. तो कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m. तो जो मैं बोल रहा हूँ लिख लो, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u. तो जो u है वो यहाँ पे बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी आ गई. कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u. अच्छा, अब यहाँ पे देखो बॉडी की जो वेलोसिटी है राइट नाउ वो u है. देन द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, then the kinetic energy possessed by the body is half m u square, where m is the mass of the body, is half m u square, where m is the mass of the body. Now if no force acts on the body, if no net force acts on the body, if no net force acts on the body का मतलब that is your net force on the body is 0, then the body will continue to move with velocity u. And the body will continue to move with velocity u.
and its kinetic energy will remain same. Body will continue to move with velocity u and its kinetic energy will remain same. हाँ जी, बात समझ में आई क्या बोला मैंने कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो नेट फोर्स जीरो का क्या मतलब है? नेट फोर्स जीरो का मतलब बॉडी के ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही। अगर बॉडी पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही तो इसका क्या मतलब है? ईदर द बॉडी इज एट रेस्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। और बॉडी तो हमने पहले ही कहा है कि मोशन में है, तो हमने पहले ही कहा है मोशन में, तो रेस्ट वाली बात तो खत्म हो गई। तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। नाउ इफ अ नेट फोर्स F is exerted on the body, so if net force F is applied on body, तो अब मैंने बॉडी पे नेट फोर्स F लगा दी, तो इफ नेट फोर्स F is applied on the body तो फिर क्या होगा? The body will accelerate and its velocity will increase. Then the body will accelerate and its velocity will increase. Let the body under the action of force, let the body under the action of force moves from A to B. Let the body under action of force moves from A to B, traveling a displacement S. Moves from A to B, traveling a displacement S in the direction of force. Traveling a displacement S in the direction of force and reach point B. And reach point B such that its velocity at B, such that its velocity at B is V, such that its velocity at B is V. तो देखो हर टाइम वेलोसिटी बदल रही है ना, क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है। जैसे जैसे बॉडी आगे जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो हमने कहा कि बॉडी ए से बी चलेगी, कितना डिस्प्लेसमेंट एस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड जब बी पे पहुंची तो अब उसकी वेलोसिटी क्योंकि फोर्स लग रही है तो बदल रही है। अब बी पे कितनी वेलोसिटी है? दैट इज वी। तो एट पॉइंट बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज वी। So the kinetic energy of the body, so the kinetic energy of the body at point B, kinetic energy of the body at point B is half mv square, is half mv square. तो हमारे पास देखो अब फोर्स लगने से पहले ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, और आप फोर्स लगा रहे हो और फोर्स के एक्शन में आप पॉइंट बी तक पहुंचे, तो आप बी पे पहुंचे तो वो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो फोर्स लग रही है, काइनेटिक एनर्जी बदल रही है। ठीक है जी। नाउ द वर्क डन बाय द बॉडी फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, work done by the body for small displacement, F dot ds. Now this will be F ds cos 0. F को मैं लिख सकता हूं एम ए इंटू डी एस, क्योंकि अभी पीछे करके ही हटे हैं सब कुछ। A की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? dv बाय dt इंटू डी एस। So this implies that your work done will be equal to m into ds by dt into dv. So m is equal to v into dv. So your small work done is m v dv. तो ये हमारा small work done आ गया। Now total work done in moving the body from A to B. Total work done in moving the body. Total work done in
मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, तो आपका टोटल वर्क डन, ये जो स्मॉल वर्क डन आपने लिखा है उसका इंटेग्रल एम वी इंटू डी वी, और यहाँ पे आप देखो ये डी वी की लिमिट्स पुट करने वाले हो, तो डी वी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, क्योंकि आपने जो मोशन स्टार्ट किया वो u से स्टार्ट किया, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, क्योंकि a b की लिमिट्स पुट करनी है, तो a पे u और b पे v, तो हेयर योर वर्क डन फ्रॉम a टू b, m बाहर बाहर कॉमन आ गया, और ये बन गया v स्क्र बाय 2, इनिशियल वैल्यू u, फाइनल वैल्यू v, तो दिस इज हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्र माइनस u स्क्र, पहले आपने अपर लिमिट पुट कर दी फिर लोअर, तो what you get is that your work done from A to B will be half m v square minus half m u square. अच्छा अब देखो what is half m v square? Final kinetic energy at B. And what is half m u square? Initial kinetic energy of the body at A. और आप वर्क डन निकाल रहे हो A से B. A आपका इनिशियल पॉइंट है, B आपका फाइनल पॉइंट है, तो जब आप A से B गए और आपने A से B का वर्क डन निकाला, तो देखो वो वर्क डन कितना आया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट A माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट B माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट A, एंड फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब दिस इज योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम A टू B। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो आपको क्या नजर आ रहा है कि जो भी आपका वर्क हुआ दैट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। So since the work done is equal to change in energy, this means that whenever there is some work, that will produce a change in energy. तो ये जो चीज हमें क्या बता रहा है, this implies that when work is done on a body, the work done will produce change in energy in the body। जब भी वर्क डन होगा तो बॉडी में एनर्जी चेंज होगा। जैसे मैं वर्क करूंगा तो मेरे अंदर एनर्जी चेंज आएगा, मैं वर्क करूंगा तो मेरा एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब मेरी एनर्जी कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, जितना मैं वर्क करूंगा। मैंने 50 जॉल का वर्क किया तो मेरी 50 जॉल एनर्जी कम होगी। अगर किसी बॉडी के ऊपर मैं 50 जॉल का वर्क करूंगा तो उसके अंदर 50 जॉल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जितना वर्क करोगे बॉडी के अंदर उतनी एनर्जी डेवलप होगी। अच्छा अगर बॉडी में पहले से ही एनर्जी है, जैसे ये बॉडी पहले ही मोशन में थी तो इसमें तो पहले ही काइनेटिक एनर्जी है, आप इस पे कोई वर्क ना करो तो ये वैसे ही मूव करती रहेगी। इसमें पहले ही एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी, पर आपने जब इस पे वर्क किया तो इसकी एनर्जी बढ़ गई। कितनी बढ़ी, जितना आपने इस पे वर्क किया। तो कोई भी बॉडी पे जब आप वर्क करोगे तो जो भी वर्क करोगे वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल होगा। और अगर वो वाली एनर्जी बॉडी के अंदर थी ही नहीं पहले, तो सारी की सारी एनर्जी आपके कारण डेवलप हुई है। और अगर पहले बॉडी में कुछ एनर्जी थी तो आपके वर्क करने से वो एनर्जी जो थी उसमें और इंक्रीज आ गया। कितना इंक्रीज आया, जितना आपने वर्क किया। एंड ये चीज याद रखनी है कि इन केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये जो हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल प्रूव हो गया। इसके अलावा अब न्यूमेरिकल्स के लिए मैं कोई इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, नोट दैट योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी will be due to work done by net force। आपको पीछे मैंने बहुत बार एक वर्ड बोला है कि टाइप ऑफ वर्क विल डिसाइड द टाइप ऑफ एनर्जी। मतलब आप कैसा वर्क कर रहे हो उससे एनर्जी का टाइप डिसाइड होगा। हमेशा काइनेटिक एनर्जी नहीं आने वाली, समटाइम्स पोटेंशियल एनर्जी आएगी, समटाइम्स इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप होगी, समटाइम्स केमिकल एनर्जी डेवलप होगी, समटाइम्स हीट एनर्जी डेवलप होगी। ये डिपेंड करेगा आप वर्क कैसा कर रहे हो बॉडी पे। काइनेटिक एनर्जी कब डेवलप होगी, जब आप जो वर्क कर रहे हो वो किसके कारण कर रहे हो, नेट फोर्स के कारण। व्हेन द वर्क डन इज ड्यू टू नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब होता है, नेट फोर्स का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स मतलब बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं
उनका सम, बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम किया, नेट फोर्स निकाला, वो जो नेट फोर्स आएगी, उस नेट फोर्स से जो वर्क डन होगा वो बॉडी में क्या लेके आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा। हाँ जी, क्लियर है ये बात? नाउ लेट अस डिस्कस दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। तो हम एक न्यूमेरिकल के हेल्प से जो कुछ अभी पढ़ा है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेन तो न्यूमेरिकल्स ही हैं जो आने हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कि द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट x एंड द टाइम t फॉर अ बॉडी ऑफ मास 2m kg मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स is given by x is equal to t cube by 3, where x is in meter and t in seconds। तो यहाँ पे देखो बॉडी जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में हो रही है, और टाइम के साथ आपको ये बॉडी की पोजीशन का रिलेशन दिया हुआ है, और बॉडी पे लग रही है फोर्स, और वो जो बॉडी पे फोर्स लग रही है दैट इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो मैंने वर्क डन निकालना है बॉडी पे इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। तो पहला मेथड 1, अब जरूरी नहीं है कि आपने दोनों ही वहां पे करने हैं, कोई एक करना है। मेथड 1 मेथड 2 जिन्होंने क्रैमिंग करनी है, ये नहीं कि वहां पे दोनों ही कर दिए, दोनों में से कोई एक लगना है। तो मैं दोनों मेथड दिखा रहा हूं कि भाई मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। दो तरीके, पहला तो वर्क डन का जो कंसेप्ट है, वर्क डन का क्या कंसेप्ट है? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क डन का कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है वर्क डन का बाय डेफिनेशन। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी क्यूब बाय 3, मुझे ये दिया हुआ है। अब मैं यहां से कैसे वर्क डन निकालूंगा? तो पहली चीज, बॉडी के अंदर जो गिवन डिस्प्लेसमेंट है s, वो x रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मैं यहां पे s की जगह x इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बॉडी इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, और इस केस में x की जो पोजीशन का चेंज है वो मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा। अब मुझे चाहिए पहले तो फोर्स। तो फोर्स कैसे मिलेगी? तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो v इज dx by dt and dx by dt is t स्केयर। तो मेरे पास ये वेलोसिटी आ गई। अच्छा, फिर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज dv by dt and dv by dt will be twice of t। अच्छा, एक्सेलरेशन आ गई, तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं? फोर्स। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और क्वेश्चन में मास कितना दिया हुआ है? 2 kg। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि बॉडी का जो मास है वो 2 kg है। तो मेरे पास ये आ गई 4 टाइम्स ऑफ टी। तो मैंने देखो पहले तो फोर्स निकाल ली, तो मैंने क्या नोटिस किया कि बॉडी पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी है? 4 टाइम्स ऑफ टी। अब आपको क्या नजर आ रहा है कि ये फोर्स वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? साथ में टाइम है। टाइम का मतलब, जब आप टी 0 पुट करोगे फोर्स 0 है, 1 पुट करोगे तो फोर्स 4 है, 2 पुट करोगे तो फोर्स 8 है, 3 पुट करोगे तो 12 है। टाइम बढ़ रहा है, फोर्स की वैल्यू बदल रही है। हाँ, अगर ऐसे होता 4 होता तो फिर ये क्या हो रहा था? कांस्टेंट। पर अब ये क्या है? वेरिएबल। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि मेरी जो फोर्स यहां पे है, दैट फोर्स इज योर वेरिएबल फोर्स। तो ये जो आपकी गिवन फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स होगी। हाँ जी, क्लियर है ये बात? तो अगर वेरिएबल फोर्स है तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि ये फॉर्मूला तो तब लगेगा जब फोर्स क्या है? कांस्टेंट। तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो फिर मुझे करना पड़ेगा वर्क डन पहले स्मॉल
दैट इज एफ डॉट डी एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस जीरो। क्यों कॉस जीरो? क्योंकि आपकी फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ही लग रही है और बॉडी एक्स में जा रही है। तो हमारा जो वर्क डन आया वो आ गया एफ इंटू डी एक्स। और अगर मैं टोटल वर्क डन निकालना चाहता हूं तो मैं इसको क्या करूंगा? इंटीग्रेट। पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो फोर्स है वो टाइम के टर्म्स में है। फोर्स किसके टर्म्स में है? तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा, फोर्स को मैं लिखूंगा 4t और साथ में डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा dx और फिर इसको करूंगा इंटीग्रेट। प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि लिमिट्स पुट करनी है x की और ये है टाइम। दो वेरिएबल आ गए और हमने क्या कहा था कि इंटीग्रेशन तभी होगी अगर एक वेरिएबल होगा। और मुझे क्वेश्चन में कहा है फॉर 0 to 2 सेकेंड्स के लिए वर्क डन निकालो। 0 से 2 सेकेंड्स। तो मेरे को यहां पे अब टाइम को इंपॉर्टेंस देनी है। तो मैं देखो क्या करूंगा, ये जो आपका गिवन रिलेशन है यहां से मैं dx की वैल्यू निकालूंगा और dx की वैल्यू क्या आ गई? टी स्क्वायर dt। हाँ जी आया। ये देखो dx की वैल्यू जो है ये dx, ये आप इसको यहां जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो dx की वैल्यू क्या आ गई? टी स्क्वायर dt। हाँ जी आ गई टी स्क्वायर dt। तो मैंने यहां पर ये वैल्यू पुट कर दी। तो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट करूंगा तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि ये जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू कितनी थी? 40। एंड dx की वैल्यू कितनी है? टी स्क्वायर dt। तो आपके पास जो वर्क डन आया वो आ गया 4 इंटेग्रल ऑफ टी क्यूब dt। हाँ जी ठीक है जी। और क्वेश्चन था कि आपने वर्क डन कहाँ से कहाँ निकालना है? आपने वर्क डन निकालना है फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड्स। तो आपने वर्क डन निकालना है 0 से 2 सेकेंड्स। तो आपका जो वर्क डन है वो जाएगा 4। अब इसकी लिखो वैल्यू पुट करो, एन रेस पर एन टी रेस पर n प्लस वन, तो 3 प्लस वन, तो दैट इज 4/4 लिमिट्स 0 to 2। तो सॉल्व करो, देखो कितना वर्क डन आया? 16 जूल्स। तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया 16 जूल्स। हाँ जी क्लियर है ये? तो वर्क डन 16 जूल आ गया। अब यही क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से सॉल्व कर सकता था। मतलब इसी चीज को मैं एक और क्वेश्चन, इसी चीज को मैं एक और वे में सॉल्व कर सकता था। और वो दूसरा वे क्या है? दूसरा वे आपके पास जो है दैट इज योर मेथड 2। और मेथड 2 देखो क्या कहता है, आपके पास क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3, ये आपको दिया हुआ है। और एग्जामिनर कह रहा है कि 0 से 2 सेकेंड्स के लिए वर्क डन निकालो। अब आप ध्यान से देखो, इस x से क्या आएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी से क्या आएगी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से जो फोर्स आती है वो नेट फोर्स होती है। एक्सेलरेशन से जो फोर्स आती है वो कौन सी फोर्स होती है? नेट फोर्स। तो यहां पे आपका जो वर्क डन हो रहा है दैट वर्क डन इज ड्यू टू नेट फोर्स। हाँ जी पता लगा कैसे आपने ये डिसाइड किया कि नेट फोर्स? क्योंकि आपने v से क्या, आपने x से क्या निकालना है? v से क्या निकालना है? a को m से मल्टीप्लाई करोगे तो m में क्या होता है? नेट फोर्स। तो जो वर्क डन निकालोगे वो नेट फोर्स के कारण ही आएगा। एंड वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं कहूंगा यार वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बात आ गई कि काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए? मास और वेलोसिटी। मास तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में कि बॉडी का मास कितना है? 2 kg। वेलोसिटी निकाल लो। अब वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? वेलोसिटी निकालने के लिए ये जो गिवन वैल्यू है v इज इक्वल टू dx बाई dt, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 3t² बाई 3 दैट इज टी स्क्र। तो मैं अब पहले तो टाइम 0 पे बॉडी की वेलोसिटी निकालूंगा, तो वो कितनी आ गई? 0। फिर टाइम 2 सेकेंड्स पे बॉडी की वेलोसिटी निकालूंगा, वो कितनी आ गई? टी स्क्र। हाँ जी पता लगा टी स्क्र क्यों? आपने ये वेलोसिटी का रिलेशन निकाला, v इज इक्वल टू टी स्क्र। तो मैंने पहले 0, और मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपने वर्क डन निकालना है फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड्स। तो पहला आपका टाइम हो गया 0 सेकेंड, फिर आपका टाइम हो गया 2 सेकेंड्स। आपने नोटिस किया कि 0 पे वेलोसिटी 0 है और 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी 4 है।
तो आपका जो वर्क डन आया, दैट वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, हाफ एम वी स्केयर माइनस यू स्केयर। ये आपका हो गया u इनिशियल, ये हो गया आपका v फाइनल। तो इट इज हाफ ऑफ 2 × 4 स्केयर एंड वर्क डन का आंसर कितना आ गया 16 जूल्स। तब आप नोटिस करो, आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे और ऑब्वियसली देख के पता लग रहा है कि कौन सा मेथड इजी है, कौन सा मेथड इजी है, सेकंड मेथड। इसमें मुझे कोई ज्यादा लंबी इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ी, बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। मैंने सिंपली एक ही काम किया, वेलोसिटी निकाली और काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाला। तो ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि जब भी वर्क डन निकालना है ना, तो उसके बहुत अलग अलग मेथड है निकालने के। कौन से अलग अलग मेथड हैं वर्क डन निकालने के? पहला मेथड F.S, ये कब लगेगा? जब फोर्स कांस्टेंट है। दूसरा मेथड F.DS इंटेग्रल, ये कब लगेगा? जब फोर्स वेरिएबल है। तीसरा, वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, पर ये चेंज इन एनर्जी हमेशा काइनेटिक नहीं होगी। अगर नेट फोर्स के कारण वर्क डन है तो काइनेटिक होगी, पर हाँ वर्क डन विल ऑलवेज बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। और वहां पे देखना है ध्यान से कि कौन सा वर्क डन है, क्योंकि हर टाइप का वर्क डन एक टाइप ऑफ एनर्जी चेंज लाएगा। और फिर एक और है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव यू वर्क डन। तो जब वर्क डन निकालने तो ये दिमाग में ये सारे फॉर्मूले रख के निकालने, क्योंकि हर बार कोई एक ऐसा फॉर्मूला होगा जो कन्वीनियंट होगा वहां पे लगाना। समटाइम्स ग्राफ बनाना इजी होता है, तो हम ग्राफ बना के एरिया निकाल के वर्क डन निकाल लेते हैं। हाँ जी, क्लियर है ये? नाउ वील फाइंड द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो देखो, हमने जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था तो हमने लीनियर मोमेंटम डिफाइन किया था। हमने कहा था इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। किसी बॉडी में कितना मोशन है ये आपको लीनियर मोमेंटम बताता है। और अब आज एक और चीज कह रहे हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। हाँ, ये चीज जरूर याद रखनी है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्क क्या है कि दोनों ही मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक क्वांटिटी ऑफ मोशन बता रहा है और दूसरा एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू मोशन बता रहा है। और मोमेंटम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करूं तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्केयर, और अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो दैट इज एम वी। तो हेयर योर पी स्केयर इज एम स्केयर इंटू वी स्केयर, एंड इफ वी डिवाइड काइनेटिक एनर्जी विद पी स्केयर तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्केयर ओवर एम स्केयर इंटू वी स्केयर। तो ये वी स्केयर कैंसिल हो गया एंड व्हाट यू गेट इज दैट काइनेटिक एनर्जी ओवर स्केयर ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू 1/2m, क्योंकि ये मास की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। और यहां से हमारे पास अब दो रिलेशन आ गए। एक रिलेशन आ गया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्केयर बाय 2m, और दूसरा रिलेशन आ गया दैट योर पी स्केयर इज इक्वल टू 2mk, तो p इज 2mk अंडर रूट। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन और ये पूरे 2 साल रिलेशंस चलने हैं। आगे भी +2 में भी हमने ये रिलेशंस यूज करने हैं, क्योंकि +2 में चार्जेस को हम पढ़ेंगे। जब चार्ज मूव करेंगे उनमें मोशन होगा, मोशन होगा तो उनमें मोमेंटम भी होगा, उनमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो यहाँ पे आपके पास जब कोई पार्टिकल है उसमें मोशन है, तो मोशन होने के कारण उसमें मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपस में जो रिलेशन है वो ये दो रिलेशंस हैं। काइनेटिक एनर्जी इज पी स्केयर बाय 2m, ये तब लगाना है जब आपको मोमेंटम दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। और दूसरा मोमेंटम इज इक्वल टू,
अंडर रूट ऑफ 2mk। ये तब लगाना है जब आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है और आपने मोमेंटम निकालना। तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, और ये जो दो फॉर्मूले हैं इनके बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस आएंगे। अब हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन आ गया दैट वी हैव अ कार एंड ट्रक moving with the same kinetic energy, moving with same kinetic energy, which has greater momentum। ऐसे क्वेश्चन आएंगे 1 1 मार्क के। तो which has greater momentum बताओ। तो हम देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन, और हमें पता है कि जो हमारा मोमेंटम है उसका जो रिलेशन है वो आ गया 2mk अंडर रूट, एंड यहाँ पे ये जो k है क्वेश्चन में वो है कांस्टेंट, क्योंकि दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो दोनों के लिए सेम हो गई। तो आपने क्या किया, जो कांस्टेंट चीजें वो हटा दी। तो कांस्टेंट चीजें हटा दी तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम वो रूट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो जिसका मास ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा है। हाँ जी, वो कह रहा है ना सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की सेम है तो दोनों के लिए कांस्टेंट हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया कि ट्रक विल हैव ग्रेटर मोमेंटम, ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा। ऐसे ही देखो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि कार एंड ट्रक आर मूविंग विद सेम मोमेंटम विच हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, विच हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, दे आर मूविंग विद सेम मोमेंटम। तो अब देखो, अब आप जो फॉर्मूला यूज करोगे काइनेटिक एनर्जी वाला, दैट इज पी स्केयर बाय 2m। अब दोनों का p सेम है, तो p सेम मतलब दोनों के लिए p सेम, मतलब p यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, दोनों के लिए कांस्टेंट है, दोनों का p सेम है। तो कांस्टेंट चीज आपने हटाई तो आपके पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या नोटिस करोगे, दैट कार हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और समटाइम्स सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि आपके पास कार एंड ट्रक आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, कार और ट्रक जो है वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो बताओ कि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी। तो सेम वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ m v स्केयर। तो सेम वेलोसिटी तो v सेम हो गया, तो अब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो ध्यान से देखो ये दो रिलेशन हैं, एक में काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, दूसरे में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डिपेंड कर रहा है कि एग्जामिनर ने कांस्टेंट क्या रखा है, सेम क्या रखा है। हाँ जी, नजर आ रहा है फर्क क्या पड़ रहा है। जो सेकंड जो हमारी गिवन स्टेटमेंट थी उसमें हमने क्या नोटिस किया था, मोमेंटम सेम है, पर थर्ड में हम क्या नोटिस कर रहे हैं, वेलोसिटी सेम है। और अगर वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, तो वेलोसिटी सेम है। तो आपने क्या नोटिस किया कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो ट्रक हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम ध्यान रखना है। हाँ जी, देखो क्लियर है ये। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो काइनेमेटिक्स के हैं वो हम इस चैप्टर के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं इन लेस टाइम। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम वर्क एनर्जी पावर को प्रॉपरली सॉल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो इनडायरेक्टली हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल भी निकल जाते हैं साथ साथ में। और यहाँ पे ये वन ऑफ दैट एग्जांपल है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो एक बॉडी है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। नाउ अ रिटार्डिंग फोर्स f इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। तो हमने बॉडी पे एक रिटार्डिंग फोर्स, एक स्टॉपिंग फोर्स लगा दी।
अब जब हम बॉडी पे एक स्टॉपिंग फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली बॉडी स्लो डाउन होगी एंड अल्टीमेटली द बॉडी विल कम एट रेस्ट। तो अल्टीमेटली बॉडी किस पे आ गई? रेस्ट पे। एंड बॉडी विल कम एट रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एस। तो एक बॉडी है वो v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही थी, तो ये जो v है ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है जिससे वो ट्रेवल कर रही थी। आपने बॉडी पे एक्सर्ट कर दिया रिटार्डिंग फोर्स, तो ये होगी आपकी स्टॉपिंग स्टॉपिंग फोर्स। और आपकी ये जो स्टॉपिंग फोर्स है उसके कारण क्या हुआ? बॉडी आगे जाते जाते स्लो होती गई, अल्टीमेटली बॉडी किस पे आ गई? रेस्ट पे। और रेस्ट पे आते तक बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। नाउ वी वांट टू फाइंड द रिलेशन ऑफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस विद द स्टॉपिंग फोर्स। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाऊं तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल योर वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड वर्क डन यहाँ पे क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 180, क्योंकि वर्क डन है एफ डॉट एस। एफ डॉट एस हो गया एफ एस कॉस थीटा। और यहाँ पे 180 पता लगा क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट राइट साइड है, फोर्स लेफ्ट साइड है। एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। Initial kinetic energy is half mv square and final kinetic energy is 0. Initial kinetic energy half mv square, final 0। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे कि आपके पास आ गया एफ एस माइनस 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया और आपके पास जो रिलेशन आ गया वो आ गया एस इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ओवर स्टॉपिंग फोर्स। तो अगर मैं यहाँ पे ये गिवन रिलेशन को देखूं तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू योर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी टू द स्टॉपिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो ये हमारा गिवन रिलेशन आ गया। और ये काइनेमेटिक्स के हिसाब से भी सॉल्व हो सकता है। काइनेमेटिक्स के हिसाब से कैसे सॉल्व होगा? आप पहले फोर्स से मास को डिवाइड करो, आपको रिटार्डेशन मिल जाएगी। फिर आप वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as लगाओ तो आपको वहां से स्टॉपिंग डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आप नोटिस करोगे कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है और मूविंग बॉडी पे आपने क्या की? रिटार्डिंग फोर्स लगा दी और बॉडी रुक गई, तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगा दैट इज व्हाट? दैट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब फोर्स लगाने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, डिवाइडेड बाय स्टॉपिंग फोर्स। अब ये जो है इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि अ कार एंड अ ट्रक आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी and they apply brake, which one will travel more distance before stopping? तो ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा स्टॉप करने से पहले? तो यहाँ पे बोथ आर ट्रेवलिंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी एंड दे अप्लाई ब्रेक प्रोड्यूसिंग सेम रिटार्डिंग फोर्स, तो कार एंड ट्रक are traveling with same kinetic energy and they apply brake producing same retarding force. Which of them will travel more distance before stopping? ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा? तो अगर आप नोटिस करो तो आप क्या देख रहे हो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का रिलेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी ओवर स्टॉपिंग फोर्स। दोनों का ये जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या है? सेम है। दोनों की रिटार्डिंग फोर्स जो लगी है वो भी सेम है। इसका क्या मतलब है? कि ये रेशियो दोनों में सेम आ रही है। तो अगर ये दोनों में रेशियो सेम आ रही है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी दोनों का सेम होगा। दे विल स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग सेम डिस्टेंस। हाँ जी, बात समझ में आई?
और यही ऐसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि कार एंड अ ट्रक आर ट्रेवलिंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी एंड दे स्विच ऑफ देयर इंजन्स, दे switch off their engines. Now which will travel more distance before stopping? ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा? तो अगर आप यहां पे देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी ओवर फोर्स, तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी दोनों केस में सेम है। अब ये स्टॉपिंग फोर्स क्या होगी? फ्रिक्शन, हाँ या ना? क्योंकि इग्निशन ऑफ करने के बाद ब्रेक तो लगाया नहीं, इग्निशन ही ऑफ किया, बस आगे लेके जाने वाला जो फोर्स लग रही थी, इंजन काम करना बंद हो गया, पर बॉडी तो भी इनर्शिया मोशन में है, तो बॉडी को तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाना चाहिए था, पर क्यों नहीं जा रही बॉडी? क्योंकि नीचे जो रोड व्हील को रोक रही है, फ्रिक्शन लग रही है, और वो जो फ्रिक्शन होगी दैट फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू एम जी। हाँ जी, याद है म्यू एम जी? तो म्यू एम जी में एम जिसका ज्यादा होगा उसकी फ्रिक्शन ज्यादा होगी, और फ्रिक्शन ज्यादा होने से अगर ये ज्यादा होगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगा। तो ज्यादा मास किसका है? ट्रक का। तो ट्रक विल ट्रेवल लेस डिस्टेंस, कार विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस, अगर दोनों ने सेम काइनेटिक एनर्जी पे होते हुए स्टॉप किया। समटाइम्स यही क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी की जगह मोमेंटम के बेसिस पे आ जाएगा, और अगर मोमेंटम के बेसिस पे आया तो देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ओवर स्टॉपिंग फोर्स है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज p² बाय 2m। हाँ जी, याद है अभी पीछे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किया था विद मोमेंटम, p² बाय 2m। तो आपके पास देखो स्टॉपिंग फोर्स का ये रिलेशन आ गया। तो ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ये आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है एंड ये जो आपका स्टॉपिंग फोर्स है, उनके बीच में आपका ये रिलेशन आ गया। यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि यू आर रिलेटिंग इट विद काइनेटिक एनर्जी, हियर यू आर रिलेटिंग इट विद मोमेंटम। पर जब मोमेंटम आएगा तो नीचे बॉडी का मास भी आ रहा है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये जो फॉर्मूला है, बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से हमारे जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, तो इसको ध्यान में रखना है। हाँ जी, क्लियर है ये?